Hello my dear students, welcome to PV Physics Classes लातूर. Myself P. विवेकानंदा. अपनी मुलाकात इसके पहले भी इन द टर्म्स ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स हुई है. बच्चों, अपन ने अभी तक जो पढ़ा था वो एक बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स थे. ये सभी जानते हैं कि इन बेसिक टूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स को समझना आसान नहीं है. दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स और उसी को अपन ने कवर किया है. एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 11th फिजिक्स पार्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो मेनली इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के एग्जाम्स होते हैं इन द नेम ऑफ नीट एंड JEE. उसमें जो फिजिक्स का पार्ट है उसकी तैयारी के लिए वी आर मीटिंग. जो भी हम अभी इसमें लेंगे 2 साल का जो करिकुलम है, जिसकी तैयारी 2022 में तुम लिखने वाले एग्जाम हो, उसकी तैयारी हमारी आज से शुरू हो जाती है. So I welcome all of you to this class for the 11th competitive examination part followed by the 12th. उससे पहले 2-4 बातें मैं बताना चाहूंगा कि हम जो आज ये साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में इतना जो कुछ पढ़ते हैं, तो ये कहां से ओरिजिन हुआ है. ये हमारे जो पूर्वज हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी ये देन है, उनकी धरोहर है, जिसे हमें संभाल के रखना है. बच्चों, जितने भी महान साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने जो कुछ पता किया है, चाहे वो डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, हम उन्हीं को आज अपनी किताबों में पढ़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया में देखते रहते हैं. चाहे वो सर आइजैक न्यूटन हो, एप्पल गिरा ग्रेविटेशन के बारे में, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए हैं, आपके CV रमन साहब हो गए हैं, गैलीलियो, ओम्स, साइमन ओम्स लॉ जो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, टॉलेमी हो गए हैं. ऐसे जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, इनकी धरोहर है ये हम जो साइंस पढ़ते हैं. तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें इसको संभाल के रखना है और आगे लेके जाना है. बिकॉज नॉट ओनली दिस वन, इवन इन कमिंग फ्यूचर ऑल्सो, ये जो साइंस है बच्चों, ये साइंस हम जो आसपास अपने देखते रहते हैं, हम इसको सिलेबस से ना जोड़ें. ये सिलेबस में है कि नहीं है, ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम फ्यूचर में जाके चाहे तो मेडिकल फील्ड में जाओ, इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, साइंटिस्ट बनो, द वेरियस स्कोप्स ऑफ इट, द वास्ट सिनेरियो ऑफ इट, ये कितना फैला हुआ है, किस हद तक साइंस की सीमाएं हम बांध नहीं सकते हैं. तो हमें इन चीजों को समझना है, इन चीजों को एक्सप्लोर करना है. दीज आर वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू द साइंस, जैसे न्यू टर्म्स ऑफ ग्रेविटी. आज क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ये ग्रेविटी है कि और कुछ है, तो उससे रिलेटेड तो जानने की जो जिज्ञासा है, हमें जो एक्सप्लोर करना है अपने आप को, टू नो द वेरियस थिंग्स, दीज आर सर्टेन थिंग्स. हमें इन चीजों को समझना है, इन चीजों को आगे बढ़ाना है. साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि हम जो फिजिक्स में या साइंस में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, साइंस इसके लिए नहीं बना है. साइंस इसके लिए नहीं बना है. इन साइंटिस्टों ने ये सारा कुछ जो पता किया है, वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं पता किया है, सब्जेक्ट के लिए नहीं पता किया है. उन्होंने साइंस को पता किया है. सब्जेक्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उससे रिलेटेड बने हुए हैं. तो फिर इसके लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि एक माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक हाउ द थिंग्स आर वेरिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड, रियलाइज सर्टेन थिंग्स.
is what the science expands from a tiny quarks to huge galaxy. So now coming to the point, we are meeting for the 11th syllabus and for the physics part of it. Today we will start the 11th syllabus and you have एक आइडिया के लिए बताना चाहूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मेनली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड के जेई मीन्स एंड नीट, उसके लिए एनसीईआरटी ने 4 वॉल्यूम्स में पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है और जो सिलेबस बनाया जाता है तो उसको काफी रिसर्च के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि जो 4 वॉल्यूम्स एनसीईआरटी ने बनाए हैं जिनको एनटीए फॉलो करता है, एनटीए इज अ गवर्निंग बॉडी विच कंडक्ट्स एग्जाम्स, क्वेश्चन पेपर मेकिंग से लेकर कंडक्टिंग का पूरा जिम्मा जो एनटीए के हाथ में है. दे फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विच इज डिवाइडेड इनटू 4 वॉल्यूम्स. 11th में 2 वॉल्यूम्स हैं और 12th में 2 वॉल्यूम्स हैं. सो इन 2 वॉल्यूम्स में 11th एंड 12th के जो कुल मिला के 4 वॉल्यूम्स हैं, जिस ऑर्डर में उनको दिया गया है अगर अपन उसी ऑर्डर को पढ़ते हैं तो एक ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है और इसके द्वारा सारी चीजें कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होती जाएंगी. सो टू नो मोर अबाउट इट, द डिटेल्स विल डिस्कस इन द सिलेबस पार्ट ऑफ इट एंड लेट्स बिगिन विद स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. फ्रेम दिस इज द टीम पीवी फिजिक्स, माई सेल्फ पी विवेकानंदा. और पिछले 10 सालों में पी विवेकानंदा से पीवी सर बन गए हैं. स्टूडेंट्स नो मी बाय पीवी सर एंड माय राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, माय 2 hands, माय 2 supports आर कपिल सर एंड एबी सर. हम तीनों मिलकर इस पूरे सिलेबस को टेकअप करने वाले हैं और तुम लोग को तुम्हारे मंजिल तक ले जाएंगे. रिमेंबर, we will not fight for your syllabus or the selection. We are more interested in your rank. और रैंक के लिए जैसा बताया जाए वैसे वैसे करना है, जिसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ. दैट ब्लाइंड फेथ विल डेफिनेटली टेक यू टू द द अल्टीमेट गोल फॉर विच वी आर मीटिंग. ऐसा नहीं है कि हम मैं इतना पार्ट लूंगा, ये पार्ट लेंगे. वी ऑल आर परफेक्ट इन एनी ऑफ द चैप्टर ऑफ फिजिक्स पार्ट, चाहे वो 11th और 12th हो. आई डोंट वांट टू कैटेगराइज एनीथिंग बिकॉज वी ऑल डील विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स. ओके, सो वेलकम यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. सो वेलकम स्टूडेंट्स. वी विल डिस्कस 11th सिलेबस. विल बिगिन विद द 11th सिलेबस एंड जैसे मैंने अभी बताया तो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूं कि जो 4 वॉल्यूम्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया और अपन स्टार्ट क्या करने वाले हैं. ठीक है, जैसा बताया मैंने अभी, इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 11th एंड क्लास 12th. ओके, इन 11th there are 2 parts. Part 1, Part 2. Here also you have Part 1 and Part 2. Okay. In Part 1, 11th syllabus, एक जनरल आइडिया के लिए, मतलब अपन पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा हमारे पास में जो करिकुलम है वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन के लिए. Class 11th Part 1 mainly it is mechanics. Okay. In Part 2 of 11th syllabus you have properties of matter. Properties of matter, you have heat section and then you have waves section. Okay. Coming to the Class 12 Part 1, it is electricity and magnetic section. The entire part 1 is electricity and magnetic section, whereas in part 2 you have optics and modern physics. Optics and modern physics. Okay.
यहां पर जब हम लेते हैं देर आर इन मैकेनिक्स देर आर टोटली 8 चैप्टर्स, पार्ट 2 में देर आर 7 चैप्टर्स, पार्ट 1 देर आर 8 चैप्टर्स, पार्ट 2 देर आर 7 चैप्टर्स। ऐसे कुल मिला के 11 चैप्टर्स इन पार्ट 11 सिलेबस, 15 चैप्टर्स इन 11th एंड 15 चैप्टर्स इन 12th सिलेबस। समझ में आ रहा है? 8 plus 7, 8 plus 7, that is how the NCERT has framed it, and जिसको NTA follow करता है, National Testing Agency, the governing body. Okay, so part 1 mechanics, part 2 matter, मतलब इसमें 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, solids and fluids, heat and then waves, इसमें फिर 2 चैप्टर, कुल मिला के 7 चैप्टर्स। part 2 electricity magnetism section में there are 8 chapters and you have part 2 7 chapters. That is how the total 15 chapters in 11th and 15 chapters in 12th. ठीक है? And then one by one we will follow this one. Okay, we will start with the mechanics part. Mechanics में भी पहला चैप्टर ने physical world, day to day life की चीजें बताई हैं जो अपन ने in the beginning we have seen, and they are part and parcel of the total syllabus. अलग से नहीं, हम उसको हर चैप्टर में उससे रिलेटेड चीजों को लेते जाएंगे। Okay, so mainly we will start with the most interesting part of it and most important part of it. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बगैर नहीं हो सकते। जो 8 चैप्टर हैं जिनको पहले रखा गया है, इनका यूज आगे होता रहता है। Okay, so we'll start with mechanics part. मैकेनिक्स हम जब एक ब्रांच लेते हैं, देन सी हियर, दिस इज व्हाट द मैकेनिक्स। मैं पहले ये तुम लोग के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक जनरल आइडिया अबाउट द मैकेनिक्स पार्ट ऑफ इट, बिकॉज देयर आर वेरियस पार्ट्स. The entire mechanics is divided into 3 parts. The first one is called classical mechanics. The first one is classical mechanics. The second one is relativistic mechanics. इसको relativistic mechanics और इसको कहा जाता है quantum mechanics. Like that, there are 3 branches of it. Classical mechanics, relativistic mechanics and quantum mechanics. Okay, classical mechanics was developed by Sir Isaac Newton, इसलिए इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स. इसलिए मैंने भी एक स्लाइड में तुम लोग को दिखाया था द वेरियस साइंटिस्ट, क्योंकि इन सब का ही योगदान है और इन सब ने इसको स्टार्ट किया है. इन सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम जो कुछ आज पढ़ रहे हैं, ठीक है. एंड देन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज आइंस्टाइन्स मैकेनिक्स बिकॉज इट वाज डेवलप्ड बाय आइंस्टाइन. ओके, एंड देन थर्ड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स, इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैंक्स मैकेनिक्स. इसको प्लैंक्स मैकेनिक्स भी कहा जाता है बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स प्लैंक. सो प्लैंक्स मैकेनिक्स. न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटन सर ने डेवलप किया, आइंस्टाइन सर ने डेवलप किया, इसलिए आइंस्टाइन्स मैकेनिक्स एंड देन द प्लैंक्स मैकेनिक्स. ओके, न्यूटन क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है, इट डील्स विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स which are traveling with a velocity less than the velocity of light. Okay, it deals with substances, particles, objects which are traveling with a velocity less than the velocity of light. Relativistic mechanics deals with velocity comparable to velocity of light. C का मतलब velocity of light, ठीक है. And then quantum mechanics, it has nothing to do with the velocity of light. It can be फोटोन या इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल्स लेते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे ट्रैवल विथ 1/10 ऑफ द वेलोसिटी. सो इट कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑफ द टू. ओके, कमिंग टू दिस वन,
क्लासिकल मैकेनिक्स, इसका अपना एक रेंज भी होता है. इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम ए टाइनी मॉलिक्यूल टू ए ह्यूज गैलेक्सी. इसको हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम ए टाइनी मॉलिक्यूल टू अ ह्यूज गैलेक्सी. ओके, वेयरएज अब जो हमें देखना है, हमारे को सिलेबस में क्लासिकल मैकेनिक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स एज सच नहीं है. एज सच इट इज नॉट इन द सिलेबस. कहीं ना कहीं उसके कुछ पार्ट आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, बट नॉट इन डिटेल. इन डिटेल वी हैव क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स. तो हम इस न्यूटन मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस न्यूटनियन मैकेनिक्स को अगर मैं डेवलप करता हूं, then there are three parts of it. They are statics, this is statics. The second one is kinematics, and the third one is dynamics. न्यूटन मैकेनिक्स के तीन पार्ट्स हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स. स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रेस्ट, और उसी रेस्ट को हम इक्विलिब्रियम, कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हम कहते हैं स्टैटिक. तो इसको मैं कहूंगा द स्टैटिक्स इज नथिंग बट रेस्ट और इक्विलिब्रियम. It is a study which deals with the bodies which are at rest or in equilibrium. ठीक है, हम इसको रेस्ट भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है. The body which is at rest or in equilibrium, the study of that is nothing but statics. Statistics अलग हो जाता है बच्चों. Statistics comes in mathematics. डाटा वगैरह अपन जो कहते हैं वो statistics. This is statics. Static is rest. Whereas काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, जो काइनेमैटिक्स है या डायनामिक्स है, दोनों का मतलब भी मोशन होता है. बोथ आर डीलिंग विद द मूविंग ऑब्जेक्ट. इन शॉर्ट ये मोशन से रिलेटेड है एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट. Both are related to motion of a body. When a body is moving, the study related to that is either kinematics or dynamics. ठीक है, दोनों में फर्क क्या है फिर भाई? दोनों भी अगर मोशन है तो दो अलग अलग पार्ट क्यों किए गए हैं? The difference between the two, kinematics and dynamics, both are related to the study of a motion of a body. The difference is, for example, अगर मैं ये कहता हूं, जैसा तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, कि a car is moving with the initial velocity of 10 meter per second and its velocity becomes 20 meter per second in a time of 2 seconds. Then find its acceleration. 10 मीटर पर सेकेंड था, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है 2 सेकेंड में. तो फिर बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया v माइनस यू बाई टी. ठीक है, और अगर मान लो वो कहते हैं कि बताओ इतने इस दौरान, इस प्रोसेस में हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड. तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये जितने भी हम इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन सब में हम सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन क्या हम कहीं पर भी वो जो कॉज ऑफ मोशन है, दैट इज फोर्स, है ना, जो कॉज ऑफ मोशन होता है, जिसकी वजह से मूव कर रहा है, उस कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करते. ठीक है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स, इज नॉट कंसिडर्ड. दैट इज व्हाट इज काइनेमेटिक्स. उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं. और वही अगर हम कॉज ऑफ मोशन ले लेते हैं, फोर्स को कंसीडर करके स्टडी ऑफ मोशन लेते हैं, तब उसको डायनामिक्स कहा जाता है. दिस इज काइनेमेटिक्स इज अ कॉज ऑफ मोशन, that is
force is not considered. The cause of motion, force को consider नहीं किया जाता. And obviously dynamics is nothing but where the cause of motion is very much considered. जहां पे कॉज ऑफ मोशन लिया जाता है उसे डायनामिक्स कहा जाता है, जहां पे कॉज ऑफ मोशन नहीं लिया जाता है उसे काइनेमेटिक्स कहा जाता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. इफ द फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड एंड हियर द कॉज ऑफ मोशन फोर्स इज कंसीडर्ड. यहां पे फोर्स को कंसीडर किया जाता है और यहां पे नहीं किया जाता है. इसी को हम अपने सिलेबस में जो कहा गया है इसको कहा जाता है मोशन इन वन डायमेंशन या टू डायमेंशन. वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. यू नो दिस इज व्हाट द काइनेमेटिक्स पार्ट, जिसको एनसीईआरटी में कहा गया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन. स्ट्रेट लाइन मोशन को वन डायमेंशन कहते हैं, प्लेन मोशन को टू डायमेंशन कहा जाता है. और डायनामिक्स में आ जाता है आपका एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सो ऑन, वेरियस फैक्टर्स. जहां से न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो जाते हैं वो डायनामिक्स है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज में हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. स्टैटिक्स, वेयर द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सब मिला के नेट फोर्स 0. सो द बॉडी इज नॉट मूविंग. एंड देन काइनेमेटिक्स, the cause of motion force is not considered. इसलिए जो एग्जाम्पल थे कार इज मूविंग पता करो, एक्सेलरेशन पता करो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वहां पर कहीं पर भी अपन फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, हम बगैर फोर्स के लिए अगर पढ़ते हैं मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के मूविंग के बारे में, तो वो काइनेमेटिक्स कहा जाता है. मतलब ये जो वन डायमेंशन या टू डायमेंशन हम पढ़ेंगे, इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे, जिसको स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन कहा जाता है, इन चैप्टरों में कहीं पर भी हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द फोर्स. इसको छोड़ा, ये नीचे गिरा, इसको छोड़ा मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. और ये नहीं बताओ यहां से यहां तक आते आते इसका वेलोसिटी कितना हुआ, ये इतना हाइट दे दिया है या टाइम दे दिया है, हमें पता करना इसका वेलोसिटी. भाई गिरा किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. लेकिन हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे. बात समझ में आ रही है? हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कशन में नहीं लेंगे. हमें मालूम है उसकी वजह से गिर रहा है, लेकिन उसको हम डिस्कशन में लेंगे. अगर मैंने इसको ऊपर उछाला तो कितने हाइट जाएगा? मैं अपना मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा हूं, लेकिन हम दैट फोर्स उसको कंसिडर नहीं करेंगे. और वही अगर हम इस फोर्स को कंसिडर कर लें, देन इट बिकम्स डायनामिक्स. एंड दीज थ्री आर, यू नो, ये पहले 3 एक चैप्टर बन जाते हैं. इनको मिला के स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ये पहले 2 चैप्टर हो गए. उसके बाद में अगले 2-3 चैप्टर्स आर डायनामिक्स. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं थर्मोडायनेमिक्स, सुना ही होगा थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या हो सकता है? थर्म का मतलब होता है हीट. इट्स अ ग्रीक वर्ड. इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हीट होता है. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स ऑफ थर्म. इसका मतलब होगा डायनेमिक्स ऑफ थर्म. मतलब हम अगर हीट के मोशन के बारे में बात करते हैं तो मुझे उसका जो कॉज ऑफ मोशन होता है दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो करता है उसे हीट कहा जाता है. सो जब टेम्परेचर को कंसिडर करते हुए हीट मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसको थर्मोडायनेमिक्स कहा जाएगा. इतना समझ में आ गया? सो अगर मैं ये लेता हूं तो व्हाट वी विल डिस्कस इज दिस पर्टिकुलर क्लासिकल मैकेनिक्स विच इज इन द सिलेबस पार्ट. ये क्लासिकल मैकेनिक्स हमको सिलेबस में है, और बाकी रिलेटिविस्टिक एंड क्वांटम मैकेनिक्स कहीं ना कहीं इसके इंफॉर्मेशन आते हैं, बट द डिटेल स्टडी ऑफ दीज विल बी इन हायर क्लासेस. इनके बारे में डिटेल जो होगा वो हमें हायर क्लासेस में पता चलेगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, mechanics, kinematics, the first we shall see motion in a
straight line. Motion in a straight line. हम इसको ये भी कहेंगे वन डायमेंशन. Straight line is nothing but one dimension. So motion in a straight line is one dimensional motion. Okay? अब इसमें दो तीन टर्म्स पहले अपन पढ़ेंगे कि उनमें फर्क क्या होता है, क्योंकि उसके आधार पर हमें इसको डेवलप करना पड़ता है. फर्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड ए बॉडी. हम इसको आगे जाके बहुत कुछ इसके बारे में यही वर्ड्स यूज करने वाले हैं. ए पार्टिकल इज मूविंग, ए बॉडी इज मूविंग. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. पार्टिकल इज नथिंग बट ए माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना. वेयरएज इन सारे पार्टिकल्स को मिला दिया जाए तो जो ये पेन है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं. It is made up of number of molecules. In a molecule there are atoms. In an atom you have electrons, protons, electrons, all that. Okay? In an atom. तो फिर वैसे ही ये हो जाता है larger view, which is nothing but macroscopic. Particle is microscopic, body is macroscopic. Second thing, and a body is made up of number of particles. Okay, the second one in it is rest and motion. Rest and motion ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन ने भी देखा स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स वगैरह. रेस्ट एंड मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट, अभी जैसे हम देखते हैं वो टेबल है, वहां पे रखा है तो रखा ही है, अपने आप से वो मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, हम कहने को तो कह देते हैं दैट द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज इन मोशन, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी with respect to time and surroundings. If there is no change in the position of a body with respect to time and surroundings, then it is said to be at rest. तब कहते हैं हम the body is at rest. Okay? And if there is change in the position of a body, no change, then it is at rest. And if a body changes its position with respect to time and surroundings, then it is said to be in motion. तब हम कहेंगे वो मोशन में है. टाइम एंड सराउंडिंग्स, मतलब टाइम के साथ में वो नहीं बदल रहा है. अभी देखा यहाँ पर है, 2 मिनट बाद देखा वहीं पर है, कल सुबह देखा वहीं पर है. इट इज द सेम. हम कहेंगे इट इज एट रेस्ट. एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स ऑल्सो, then it is said to be at rest, and if it changes then it is in motion. For example for example, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ में एक को पैसेंजर बैठा हुआ है, हम दोनों एक सीट के ऊपर दोनों शेयर किए हुए हैं. विथ रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर वी आर एट रेस्ट, क्योंकि वो जब भी हमें देखेगा या हम एक दूसरे को देखेंगे तो उसके लिए मैं रेस्ट में हूं, मेरे लिए वो रेस्ट में है, क्योंकि वी आर नॉट चेंजिंग आवर पोजीशन. बट विद रिस्पेक्ट टू एन आउटसाइड पैसेंजर, जो बाहर कहीं खड़ा हुआ और ही इज वॉचिंग अस, विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड पर्सन वी बोथ आर इन मोशन. वी बोथ आर इन मोशन. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दैट रिमेंबर द रेस्ट एंड मोशन, rest and motion are related terms and not isolated. They are related terms and not isolated. ऐसा नहीं है कि रेस्ट है तो रेस्ट ही है, ऐसा नहीं है कि मोशन है तो मोशन ही है. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सेम टाइम इट कैन बी इन मोशन. अगर मैं ये कहता हूं आई एम एट रेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू यू आई एम एट रेस्ट,
ऐसा नहीं कि आई एम एट रेस्ट ओनली, आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन, because with respect to the sun the entire earth is not only rotating but even revolving. जैसा हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है सन इज ए गॉड, तो हम अगर एक मिनट को मान ले कि सन एक भगवान है और देख रहे हैं हमें, है नो, एक मिनट को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मानो या ना मानो, कुछ कहेंगे साइंस है, कुछ कहेंगे ये है ना, अपने अपनी मिथ पर डिपेंड करता है, ये एक अपना जो परसेप्शन है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू. अगर सन हमें वॉच करता है तो हम अभी रेस्ट में नहीं हैं, बिकॉज जब सन देखेगा हम अपने धुरी पे घूम भी रहे हैं और सन के चारों तरफ मूव भी कर रहे हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू द सन, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर प्लैनेट, वी आर इन मोशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यू आई एम एट रेस्ट. इसको कहा जाता है रिलेटेड एंड नॉट आइसोलेटेड. ए गिवन ऑब्जेक्ट, ए गिवन बॉडी कैन बी एट रेस्ट and can be in motion simultaneously. A person sitting in a moving bus, is at rest with respect to co-passenger, but the same person can be in motion with respect to outside observer. Clear? So these are the certain things, particle in the body and rest and motion. We will continue the class in the next session. Meanwhile, go through this one, understand them and फ्रेम द थिंग्स इन योर माइंड. जो भी पढ़ा जाएगा उसको विजुअलाइज करना है, पिक्चराइज करना है और आगे बढ़ते जाना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.